नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल शो टेक डायलॉग, जिसमें हम चर्चा करते हैं बदलती टेक्नोलॉजीज पर, नए नए इनोवेशंस पर और साथ ही साथ फ्यूचर में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज है उन पर। तो आज का हमारा विषय है शिप डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और उसमें टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल अदा करती है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बयोंसी कंसल्टेंट के को फाउंडर और सीईओ प्रसाद सामंत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी के इस खास शो में। थैंक यू चूंकि हम टेक डायलॉग में बैठे हैं और टेक्नोलॉजी, बदलती टेक्नोलॉजी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, सवाल यही बड़ा हो जाता है कि शिप डिजाइनिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका। सो एक्चुअली शिप डिज़ाइन मतलब अगर सीधी भाषा में समझाया जाए तो जैसे आप जब कोई घर या अपनी इमारत सिविल साइड में जब कोई बनती है तो वहाँ पे दो लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। एक तो है सिविल इंजीनियर और दूसरा है आर्किटेक्ट। सिविल इंजीनियर जो है उसका स्ट्रेंथ, उसका वो कितनी मजबूत इमारत है, वो कितनी साल रहेगी, कोई भी सिविल प्रोजेक्ट रहने दो, उसके बारे में सोचता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सोचता है और उस हिसाब से अपना योगदान देता है। और जो आर्किटेक्ट रहता है वो उसका फंक्शनैलिटी देखता है कि सही तरीके से उसका लेआउट हो ताकि एफिशिएंट मूवमेंट हो। अगर एक लेट्स से फ्लैट की बात की जाए, उसका देखने का, वो बाहर से अच्छा दिखे, ये सब चीज़ें आर्किटेक्ट देखता है। सेम रोल ये शिप डिज़ाइन, जब हम लोग शिप के बारे में बात करते हैं, ये जो दोनों का जो रोल है, ये सब चीज़ें हम लोग शिप डिज़ाइन में कवर करते हैं। तो ताकि उसकी सेफ्टी, उसकी मजबूती, उसका जो फंक्शनैलिटी है वो क्या काम करेगा, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है बिकॉज ये एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे आप सोच सकते हो कि एक शिप जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो उसको उसमें अपना कार्गो को सपोर्ट करना है। लेट अस अज्यूम कि वो कोई कंटेनर्स लेके जा रहा है तो उसको सपोर्ट करना है। कुछ कुछ कंटेनर्स में रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत लगती है बिकॉज खाना जा रहा है यहाँ से दूसरी जगह पे। फिर वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लाइफ को भी सपोर्ट करना है। और फिर ये सब चीज़ों के साथ वो जो जर्नी है, जो कई दिनों की जर्नी है, कई हफ्तों की जर्नी है, वहाँ पे जो रफ सीज रहेगा या जो भी वेदर पैटर्न्स रहेंगे उसको भी आपको झेल के ये कार्गो मूवमेंट आपको सेफली करना है। सो ये सब चीज़ों में जो रेगुलेशंस है, रूल्स है, जैसे स्टेबिलिटी हो गई शिप की, या जो भी नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो रूल्स बने हैं, इनको सब सेटिस्फाई करके हमको कार्गो, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी, ये सब का चीज़ों का ध्यान रखते हुए शिप डिज़ाइन प्रोसेस बनता है। जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम समझे इसको, क्योंकि आप कितने समय से इस सेक्टर में हैं? अभी हम लोग 13 साल से इस सेक्टर में हैं। 13 साल के अंदर कितना चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी में, और कितनी, मतलब अडेप्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको समझना, उसके लिए स्किल डेवलप करना और फिर उसको अपने काम में लेकर आना। तो ये क्या अनुभव रहा आपका इन 13 सालों में? तो 13 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई है। जैसे मैंने बोला, ये जो सेफ्टी एस्पेक्ट है, डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि नेवल आर्किटेक्चरल कैलकुलेशंस हो गए, जहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। सो यहाँ पे डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स है। पहले हम लोग थोड़े कम सिंपल सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते थे ताकि जो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था विद द हेल्प ऑफ अदर क्रूड टूल्स, वो थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा है कि पिछले 12-13 सालों में अभी सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट बन गए, उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई है और हमारा पूरा जो डिपेंडेंसी है उन सॉफ्टवेयर के ऊपर है। जो भी प्लान्स करने, स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस करना है, एनालिसिस करना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज हो जाते हैं वो बहुत ही रोबस्ट टेक्नोलॉजी आजकल है, ताकि उनसे जो आउटपुट आए, जो आउटपुट निकल के आता है, उसके बेसिस पे हम लोग जाके इस शिप को बिल्ड कर सकते हैं या उसके रेगुलेशंस मीट कर सकते हैं। इसका कॉन्फिडेंस लेवल आज के दिन में बहुत बढ़ गया है। बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप बता सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर जो अभी यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा? अभी सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल है मैक्सफ है, जो कैलकुलेशन में यूज होता है, शिप स्टेबिलिटी कैलकुलेशन, नेवल आर्किटेक्चरल कैलकुलेशन में। फिर एनसीज है जो फेम एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, उसमें यूज होता है। फिर जैसे ये बेसिक डिजाइन हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट फेज डिजाइन में रहता है, वो है डिटेल डिजाइन फेज।
वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो है कैडमेटिक है, शिप कंस्ट्रक्टर है, अविवा मरीन है, ये सारे सॉफ्टवेयर उसमें यूज होते हैं। और फिर इनसे जो प्रोडक्ट उसका आउटपुट जो निकलता है वो आउटपुट बन जाता है इनपुट शिपयार्ड के लिए, जो ये ड्राइंग वगैरह और जो कि रिपोर्ट आउटपुट आता है, ड्राइंग्स बन या रिपोर्ट्स, उनको देख के फिर जहाज का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये कहाँ बनते हैं? ये कैसे डिसाइड होता है कि ये शिप के लिए बनाया जा रहा है या इसमें और ज्यादा टेक्निकली हमें एडवांस होने की जरूरत है? ये जो सॉफ्टवेयर है फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा एक तो यूरोप या अमेरिकन मार्केट से आजकल आ रहे हैं। जो भी कंपनीज के नाम मैंने आपको बोले हैं, ये सब ज़्यादातर, आई मीन एवरीवन, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम, दे आर फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट से है। और ये बहुत मतलब 30 साल 35 साल में इवॉल्व हुए हैं। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर बहुत पुराने हैं। तो इनका जो स्टार्ट जर्नी हुई थी, इट इज़ बिकॉज किसी ने सोचा, बिकॉज बहुत पहले कैसे था, यूरोप शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत माहिर था, उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था। तो उन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए और उसको अभी एडवांस टूल्स, बहुत सारे नए फीचर्स लाए, आज के न्यू एज जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल की है। तो ये जब बनाए गए थे तो उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बने थे। उनके जो शिपयार्ड में चैलेंजेस थे या जो भी मैनुअल कैलकुलेशन होता था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वगैरह, उसको एनहांस करने के दृष्टिकोण से उसको बनाए गए थे और ये आज बहुत ही एडवांस हो गए हैं। ऐसा ये उनकी जर्नी रही है। तो शिप बिल्डिंग का काम आसान हुआ है टेक्नोलॉजी के आने से, आप ये मानते हैं? बहुत ही आसान हो गया है, बिकॉज आजकल जो वर्कर है यार्ड में, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो आप शिपयार्ड डिजाइन करोगे, उसको कितना भी एडवांस बनाओ, उसको एफिशिएंट बनाओ, उसको किसी को तो बनाना है फैक्ट्री में, शिपयार्ड में किसी को तो उसको एक्चुअली फैब्रिकेट करना है। तो उन वर्कर्स का काम आजकल बहुत ही आसान हो गया है, बिकॉज आजकल जो एक्यूरेसी आ रहा है, ड्राइंग का जो एक्यूरेसी है, वो आप बिंदास उसको फॉलो कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे हैं शिपयार्ड प्रोडक्शन फ्लोर पे, सुपरवाइजर्स है, वेल्डर्स, फिटर्स है, उनके लिए आजकल वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कि ये जो ड्राइंग्स है उसको हम लोग बिंदास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस होता है इस पर, जैसा कि आपने कहा कि वो बिंदास काम कर सकते हैं अपना, तो हम भरोसा कर सकते हैं इस पर? पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और जिस पहले का जो समय था और आज का समय है शिप बिल्डिंग में या इंजीनियरिंग में, जो काम होता था, कॉन्सेप्ट होता था, उसमें कितना चेंज आया है? कैसे काम करता है? क्योंकि जब शिप के बारे में हम समझते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है कि समुद्र के बीच में उसको रहना है, क्लाइमेट चेंज को झेलना है, नेविगेशन कैसे होता है, ग्रीन एनर्जी की बात हम इन दिनों कर रहे हैं कि पॉल्यूशन भी ना हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी कहाँ पर आसान कर रही है चीजों को? तो अगर आप पोल्यूशन के, आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की, तो आजकल पोल्यूशन का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज तो हर किसी को मालूम है और हम लोग उसको देख भी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट। तो जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, शिप बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 3.5% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स कार्बन एमिशंस, 3.5% ग्लोबल एमिशंस में। तो उसके वजह से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज IMO ने टारगेट्स दिए हैं, जो एक यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उन्होंने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को कुछ टारगेट्स दिए हैं, जाके हमको कार्बन एमिशंस हमको कम करने हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन शिपिंग इंडस्ट्री में कम होना चाहिए। और उस टारगेट्स के चलते हुए बहुत सारे अल्टरनेट फ्यूल्स, जैसे यूजुअली शिप में जो यूज होता है उसको हम लोग हैवी फ्यूल ऑयल बोलते हैं, तो वो हैवी फ्यूल ऑयल की जगह आजकल बहुत सारे लो एमिशन फ्यूल्स आ रहे हैं, जैसे कि मेथनॉल हो गया, फिर बायोफ्यूल्स हो गए, फिर हाइड्रोजन की बात हो रही है, अमोनिया की बात हो रही है। सो बहुत सारे फ्यूल्स के ऊपर रिसर्च, इवन इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जैसे कि जो छोटे जहाज है पोर्ट्स में या जो हमको हम अपने रिवर्स में दिखाई देते हैं, वहाँ पे जिनका जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोट्स वगैरह वो भी आ गए हैं। सो ये टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है बदलते समय के वक्त। जो भी हमारे एनवायरनमेंट अभी नॉर्म्स है उसको मिलने के लिए ये टेक्नोलॉजी अभी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, नए फ्यूल्स आ रहे हैं और इक्विपमेंट्स बदलाव रहे हैं, और जैसे जैसे इक्विपमेंट्स शिप के ऊपर चेंज हो रहे हैं, उनके सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हो रही है। जब शिप का डिज़ाइन होता है उसमें कौन से बेसिक हम बात करेंगे, बहुत आसान शब्दों में हम दर्शकों को समझाना चाहेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजीज वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, जैसा कि फ्यूल को लेकर या नेविगेशन को लेकर है या क्लाइमेट
वेदर को, कैसे आप लैंड से कनेक्ट करेंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए हमको समझना चाहिए कि एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जहाज जिसको हम लोग शॉर्ट सी शिपिंग रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से मिडल ईस्ट जाने वाला जहाज, हम्म। अगर हम उस शिप की बात करें तो उसमें टिपिकली आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या लेके जाना है, हम्म। कौन सा कार्गो है। तो उस हिसाब से अलग अलग टाइप्स है, टैंकर्स है, फिर बल्क कैरियर्स है, या मल्टीपर्पज कार्गो कैरियर्स है। बल्क कैरियर्स मतलब हो गया जैसे कि आयरन ओर हो गया, या ग्रेन्स हो गए, जो हम्म। खाने के ग्रेन्स है वो हो गए, ये बल्क कैरियर में आ गया। टैंकर मतलब हमारा ऑयल, हम लोग इतना सारा ऑयल इंपोर्ट होता है मिडल ईस्ट से, वो टैंकर हो गया। हम्म। तो जब क्या लेके जाओगे वो तय करता है कि कौन से टाइप का जहाज है। फिर हम लोग देखेंगे कि कितना कार्गो लेके जाना है, उस हम्म। हिसाब से उसका साइज डिसाइड होगा, कितने दिनों में हम्म। आपको ये जर्नी तय करनी है, उस हिसाब से आप उसकी स्पीड डिजाइन करोगे। हम्म। और फिर कौन सा वो जो इंजन है वो शायद एफिशिएंट रहेगा हम्म। इस ट्रेड के लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज अ कमर्शियल ट्रेड, इकोनॉमिक्स हैज टू वर्क। हम्म। तो मैं बहुत ज्यादा खर्चा करके तो इसको नहीं चलाऊंगा। तो हम्म। ये सब चीजें मुद्देनजर रखते हुए आप उसका साइज, उसका टाइप, और कौन सा प्रोपल्शन या प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी आप उसमें डालोगे, हम्म। इसका डिसीजन हो जाता है। और फिर उस ये बेसिक मुद्दे तय होने के बाद उसका पूरा आगे का डिजाइन बन जाता है। यानी कि हर चीज के लिए अलग शिप होगा हर चीज के लिए अलग शिप होता है। और उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स फिट किए जाएंगे वो भी अलग होंगे। पूरी तरह से नहीं, बट बहुत सारे इक्विपमेंट अलग हो जाएंगे उस हम्म। हिसाब से। हम्म। जैसे कि हम लोग अपने रोड्स पे भी देखोगे, एक बस है जो ट्रक से अलग है, ट्रक में भी श्योर। ट्रेलर्स है, फिर टैंकर्स है। हम्म। सो सेम इम्पैक्ट है, कुछ हम्म। चीजें सेम रहेगी, जैसे कि इंजन शायद सेम हो सकता है। हम्म। तो वो सब चीजें, कुछ चीजें सेम, लेकिन कार्गो के हिसाब से बाकी की जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी, हम्म। वो इक्विपमेंट अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, शिप जब चलता है तो नेविगेशन ऑब्वियसली लैंड से कनेक्शन उसका होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होते हैं समुद्र के बीच में। तो ये नेविगेशन जीपीएस कैसे काम करता है? पहले क्या था? अभी तो हर फोन में हम देखते हैं नेविगेशन है, हम्म। लेकिन आई थिंक उसका नेविगेशन अलग होगा, जीपीएस सिस्टम अलग होता होगा। हाँ, तो वो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, हम्म। ताकि कोई वो एक सर्टन लोकल एरिया के ऊपर, जैसे हम लोग अभी फोन का नेटवर्क चला गया तो जीपीएस भी बंद हो जाता है, हम्म। तो वो सब हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है। हम्म। और उस नेविगेशन, आजकल क्या हो गया, जैसे आपने बात की वेदर की, सो आजकल क्या हो गया, ऑटोमेटेड वेदर फोरकास्टिंग हो गया है नए टेक्नोलॉजी की वजह से, रूट ऑप्टिमाइजेशंस हो गए हैं। सो अगर कुछ वेदर बहुत ही खराब होने वाला है तो ऑलरेडी वो फोरकास्ट मिल जाता है, और उस हिसाब से जो शिप का जो कप्तान रहते हैं, कैप्टन रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट लेना है, ताकि कोई भी अगर कोई बैड वेदर है, कुछ स्टॉर्म आ रहा है या जो भी है, साइक्लोनिक पैटर्न्स है, उसको मैं अवॉइड करके इस शिप को सेफली कैसे वहां पे लेके जाऊं, उसके लिए आजकल वेदर फोरकास्टिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उस जहाज के कैप्टन के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी इन दिनों हम देखें एआई और ऑटोमेशन के आने से बहुत चीजें बदल चुकी है। इस क्षेत्र में, शिपिंग के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में कितना चेंजेस आई है पहले की तुलना में और अब? तो अगर एआई की हम लोग बात करें तो ऑब्वियस बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे से चेंज हो रही है, लेकिन अभी तक शिप डिज़ाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना इम्पैक्ट अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज ये जो शिप डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव एसेट है। एक जो शिप है वो बहुत ही महंगा है। तो अगर डिजाइन के वक्त अगर कुछ भी अगर गलती हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहेगा, कमर्शियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहेगा। अगर सेम हम लोग उसी जहाज की बात करेंगे जो इंडिया से अगर मिडल ईस्ट जाने वाला है, और वो तो बहुत सारे इट विल बी फ्यू 100 crores का एसेट रहेगा, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं कि पूरा एआई उसको डिफाइन करके दे दे हमको और हम लोग बैठे रहे। तो बिकॉज ये इतना कैपिटल इंटेंसिव है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने में थोड़ा वक्त जाएगा। लेकिन छोटी छोटी चीजें आजकल शिप डिजाइन ऑफिस में अगर आप देखोगे तो ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, लेकिन पूरा इम्पैक्ट लेने में उसको थोड़ा टाइम जाने वाला है। शिप के अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज होती है, इक्विपमेंट जो यूज होते हैं, उसमें ऑटोमेशन का काम शुरू हुआ है या अभी समय लगेगा उतना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में? क्योंकि
समुद्र के बीच में जहाज चलाना कोई हंसी मजाक नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। बराबर। अगर आप एक 15-20 साल पहले देखोगे तो एक शिप के ऊपर करीब करीब 20 से 25 क्रू मेंबर्स रहते थे उसको चलाने में। तो टिपिकली दो कैटेगरीज रहते हैं, एक तो डेक साइड क्रू रहता है और दूसरा रहता है इंजन साइड रहता है। तो इन कुल मिला के अराउंड 25-30 पीपल रहते थे अगर आप 20 साल पहले की बात करें। आज के डेट में ये आंकड़ा बहुत कम हो गया, इट हैज कम डाउन टू अराउंड मे बी 12 पीपल 10 पीपल, कुछ कुछ केस में इससे भी थोड़ा कम हो सकता है, बट मोर और लेस इस रेंज में आ गया है। ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। बिकॉज पहले क्या होता था, आपको इंजन रूम में जाके सब चीजें खुद मैन्युअली चेक करनी पड़ती है। आजकल कंट्रोल रूम बन गया है, उस कंट्रोल रूम में बैठ के आपको सब उसकी टेम्परेचर रीडिंग्स, प्रेशर रीडिंग, जो भी सिस्टम चल रहे हैं शिप के अंदर, उसका सब रीडिंग आपको मिल जाता है। तो जो मैनुअल जो काम था, जाके घूम के पूरा देखना और चेक करना, वो अभी ऑटोमेट हो गया। तो ऑटोमेशन बहुत ही तेजी से बढ़ गया है शिपिंग में, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो हम लोग ऑटोनोमस शिप्स की भी बात कर रहे हैं, जहाँ पे शायद 2 या 3 क्रू जस्ट शोर पे बैठ के उस जहाज को कंट्रोल करेंगे। तो आजकल ऑटोनोमस शिपिंग भी ऑलरेडी टेस्ट प्रोजेक्ट मार्केट में आ गए हैं। तो ये रिस्क लिया जा सकता है ऑटोनोमस का, आप जो कह रहे हैं फुल्ली ऑटोमेशन? रिस्क लिया जा सकता है और अभी वो टेस्टिंग फेज में है। इसके लिए हम लोग लंबे जर्नी पे अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो कोस्टल शिपिंग रूट्स है, जो कंट्रोल रूट्स है, जहाँ पे हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्रायल्स और इनफैक्ट कुछ शिपिंग लाइंस इसको ऑलरेडी चला भी रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि पहले बहुत सारे लोग होते थे शिप पर काम करने के लिए, ऑटोमेशन के बाद वो संख्या कम हो गई है। तो यानी कि ये माना जाए कि टेक्नोलॉजी अगर बदलती है, एआई जैसे आता है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि नौकरियां ले लेगा एआई सबकी। तो ऑटोमेशन से ये हुआ है, एम्प्लॉयमेंट डेंजर में है, ऐसा लगता है आपको? तो जैसे मैंने बोला आपको, इम्पैक्ट तो हो रहा है, लेकिन नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसे सेम उदाहरण लेंगे, अगर 20-25 लोग जहाज पे काम कर रहे थे, तो तभी शोर पे कोई काम नहीं कर रहा था उसको मॉनिटर करने के लिए, शायद एक ही आदमी रहता था। आजकल उसी जहाज को अगर भले उस शिप के ऊपर अगर कम लोग गए हैं, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको मॉनिटर करने के लिए नए जॉब्स भी क्रिएट हो गए हैं। तो मैं बोलूंगा कि यस, अगर आप एक ही सेक्टर को देखोगे या एक ही जॉब रोल को देखोगे, तो उसमें आप बोल सकते हो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है। लेकिन आप ओवरऑल उस सेगमेंट को देखोगे तो मैं बोलूंगा कि नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। सेम थिंग हमको शिप डिजाइन में भी हम लोग देख रहे हैं, नए नए चीजें आ रही है, तो उसके डेवलपमेंट में, मॉनिटरिंग में नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जो शायद पहले नहीं थे। शिप डिजाइनिंग में, इंजीनियरिंग में हमारी जो कंट्री है, भारत है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो? कैसे काम हो रहा है? तो अगर बिफोर मैं अगर शिप डिजाइनिंग की बात करने से पहले मैं थोड़ा शिप बिल्डिंग के ऊपर टच करूंगा। शिप बिल्डिंग आजकल अगर देखा जाए तो 3 कंट्री ग्लोबली उसको लीड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मार्केट शेयर 3 देशों के पास है। एक तो चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया और जापान। और बाकी के जो कंट्रीज है, ऑलमोस्ट देयर आर अनदर 20 कंट्रीज है, वो रेस्ट ऑफ द 10% मार्केट शेयर पे काम कर रहे हैं। जहां तक भारत की बात की जाए, हमारा 0.6% मार्केट शेयर है। तो इसके लिए हमारा जो टारगेट है, ये जो अभी नए गवर्नमेंट ने हम टारगेट सेट किए, जिसको बोल रहे हैं हम लोग अमृतकाल विजन है 2047, एंड वी वांट टू बी अमंग द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस। ये हमारा इंडिया का टारगेट है और उसके जगह पे हमारी अभी जर्नी स्टार्ट हो गई है। जहाँ तक शिप डिजाइन की बात हो, तो शिप डिजाइन इज ऑल्सो इवॉल्विंग इकोसिस्टम। आज की डेट में जो शिप डिजाइनर्स हमारे इंडिया में है, वो ज़्यादातर जो बड़े कंपनीज है, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड है। डोमेस्टिक मार्केट अभी जस्ट इवॉल्व हो रहा है। तो इन कमिंग 5 to 10 years ये जो इकोसिस्टम है शिप डिजाइनर्स की, ये इंडियन मार्केट के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी भी बढ़ने वाली है। बिकॉज पूरा देश जो भी नए नए सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए है, अमृतकाल विजन है, इंडिया मैरीटाइम विजन है, मैरीटाइम इंडिया विजन है, उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारे बजटिंग और लॉट ऑफ फंड्स हैज बीन एलोकेटेड, जिसके कुछ कुछ अर्ली साइंस हमको ऑलरेडी दिख रहे हैं और ये कमिंग ईयर्स में ये और भी बढ़ने वाला है। दूसरे देश हमारे देश की तुलना में तेजी से काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या एक रीजन हो सकता है कि उतनी तेजी से हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं जितना दूसरी कंट्रीज कर लेती हैं? नहीं, मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा कि
इंडिया का जो टैलेंट है वो सबसे एडेप्टेबल टैलेंट है, इवन इफ यू लुक एट फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये जो बाहर के जो भी देश है सॉफ्टवेयर कंपनीज अगर आप देखोगे दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन इंडियन टैलेंट। तो टैलेंट और एडॉप्शन की हमारे टैलेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिप बिल्डिंग सेक्टर की अगर आप बात करें तो ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। जैसे कि अगर आप कोई नया शिपयार्ड डालना है, बहुत जगह बहुत सारा पैसा इसमें लगता है। तो इसका जो बहुत मतलब हिस्ट्री में इतना काम अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं। इफ यू लुक एट लास्ट 20-30 ईयर्स शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इतना कभी भी स्पॉटलाइट हम लोगों ने एज अ कंट्री कभी दिया ही नहीं है। वो रिकॉग्निशन इस इंडस्ट्री को अभी मिल रहा है। तो कमिंग ईयर्स वी विल सी दैट, बिकॉज ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। एक शिपयार्ड सेट करने में उसका पहला जहाज बनने तक कम से कम 4-5-6 साल का वक्त लगता है। और ये सब होने के लिए फिर आपको टैलेंट भी चाहिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत उतनी फैली हुई नहीं है इंडिया में, तो टैलेंट भी बढ़ेगा साथ के साथ। सो इन्वेस्टमेंट, टैलेंट टू वर्क इन द शिपयार्ड्स, ये सब चीजें करने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्लाइंट्स का भरोसा, इंटरनेशनल शिप ओनर्स का भरोसा, जो हमको कॉन्फिडेंस एज अ कंट्री जो बिल्डअप करना है, इन सब चीजों में टाइम लगेगा। अच्छी बात ये है कि ये जर्नी हम लोगों ने ऑलरेडी शुरुआत की है। लेकिन अभी टेक्निकली क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जिन पर हमारे देश में इस पर काम होना जरूरी है? द बिगेस्ट चैलेंज हमारा शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि इक्विपमेंट, शिप डिजाइनर्स, ये इकोसिस्टम स्ट्रांग करना बहुत है, जो फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह से किया है। कोई भी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री आजकल सिर्फ एक फैक्ट्री के ऊपर नहीं चलती है, उसकी सराउंडिंग जो इकोसिस्टम है, कोई उसको टायर सप्लाई कर रहा है, कोई विंडशील्ड सप्लाई कर रहा है, कोई उसको सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहा है। ये इकोसिस्टम जो शिप बिल्डिंग की है, ये जो बाकी के 3 देश है वो बहुत आगे है हम लोगों से, चाइना, साउथ कोरिया और जापान। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ शिपयार्ड के ऊपर फोकस करने से ये अचीव नहीं होगा, इकोसिस्टम के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और शिप बिल्डिंग ये एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का जो अगर आप रेशो देखा जाए 1:6, मतलब अगर एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट शिपयार्ड में क्रिएट हो जाता है तो 6 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये 6 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे क्रिएट होते हैं? वो इकोसिस्टम में क्रिएट होते हैं। तो डिजाइनर के ऊपर स्पॉटलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग सिर्फ एक यार्ड बन जाएंगे जहाँ पे सिर्फ वेल्डर आ रहे और उसको फिट कर रहे हैं। मे बी हम लोग सबसे अच्छा जहाज भी बना रहे हैं, लेकिन अगर उसकी आईपी अगर हम लोग कमांड नहीं करेंगे तो हमारा कंट्रोल इस इंडस्ट्री के ऊपर आने वाले दशक में, इन कमिंग डेकेड्स, नहीं रहेगा। तो शिप डिजाइन मैं बोलूंगा एक फाउंडेशन है, और उसके बेसिस पे ये इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, तभी जाके हम लोगों के जो यार्ड्स बनेंगे इन कमिंग डेकेड्स, दे विल बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड रिकॉग्नाइज्ड। यूथ को एनकरेज करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बिकॉज शिप बिल्डिंग और शिप डिजाइनिंग और ये पूरा मैरीटाइम जो सेक्टर है, ये आजकल इट इज नॉट जस्ट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, इट इज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज पे भी देखा रहेगा, बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। नेवल का प्रेजेंस, और हमारे अगर हमको मेक इन इंडिया बनाना है, हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, तो ये जब सामान, ये जब सब काम बनेगा, इसको हमको बाकी के देश में हम लोग कैसे लेके जाएंगे? इसके लिए हमको हमारे शिप्स चाहिए, और शिप्स बनाने के लिए शिपयार्ड्स चाहिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा कि ये तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है। कोई भी देश के नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सिक्योरिटी मतलब नॉट जस्ट डिफेंस सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के हिसाब से हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रोबस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत ही मायने रखता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा सर आज का, जिस तरह से आपने बताया शिप बिल्डिंग और डिजाइनिंग कैसे होती। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और तमाम जो जानकारी आए वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो टेक डायलॉग में आज शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल रहा है, इन बदलते सालों में कितनी तेजी से काम को आसान किया गया है और कितनी अपॉर्चुनिटीज है, ये हमारी कोशिश रही है कि ये जानकारियां आप तक पहुंचे। तो फिलहाल के लिए टेक डायलॉग में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।